हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स एडा की डिमांड कर रहे थे। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेकर आ गई हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल होगा बट यहाँ पर जो आपका पेपर आता है ऑफ कोर्स वो डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में। तो आपको चीजें लिखनी होती हैं, कॉन्सेप्ट लिखने होते हैं, पेन एंड पेपर का एग्जाम होता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं बहुत अच्छे से चीजें समझाऊंगी। आप चाहो तो एग्जाम में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी यूज कर पाओगे। मैं आपको बैंकिंग टर्म्स में भी चीजें समझाऊंगी, इंश्योरेंस टर्म्स में समझाऊंगी। तो आपको जो चीजें याद रहेंगी वो आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ में। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस के नोट्स के साथ में। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर बोलेंगे मैम नोट्स कहाँ है, मैम नोट्स कहाँ है? तो नोट्स हमारे पीडीएफ जो होते हैं वो पार्ट होते हैं हमारे कोर्सेज का। ऑल्सो वी डोंट प्रोवाइड यू डाउनलोडेबल पीडीएफ बिकॉज यहाँ पर वो सर्क्यूलेट हो जाती हैं। तो आप लोग जैसे ई बुक से पढ़ पाते हैं हमारी वेबसाइट से, बिल्कुल वैसे ही आपको पीडीएफ की भी एक्सेस दी जाती है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो हम आपको मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह भी कुछ चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। पूरी की पूरी डिटेल्स आप लोग चेक कर सकते हैं इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय द कोर्स। टॉकिंग अबाउट द वीडियो पार्ट्स, वीडियो सारी यूट्यूब पर आएंगी। कुछ और चाहिए, कुछ और लगता है कि वाले टॉपिक्स नहीं है, एक्सेट्रा कुछ भी लगता है तो वो सारा यूट्यूब पर बता दोगे, मैं प्रोवाइड कर दूंगी एज ऑलवेज। यहाँ पर कंटेंट आप लोगों को अगर परचेज करना है तो पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब चीजें मिलती हैं। मॉक्स अगर हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं, ऑफ कोर्स आपका पूरा का पूरा सारा फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ भी ऐसी अगर क्लासेस होती हैं तो वो यूट्यूब पर हमेशा ही फ्री रहेंगी सो दैट सभी को एक्सेस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के स्टार्ट में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक कैपिटल एंड रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इन इंश्योरेंस। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास में थोड़ा सा मेरा गला खराब है, आप लोग को पता ही है, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, मतलब कभी कफ वगैरह आएगा। मैं वैसे पॉज कर लेती हूँ वीडियो, बट स्टिल चलो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में कैपिटल इंश्योरेंस में किस तरह से यूज हो रहा है। तो क्यों क्रिटिकल है कैपिटल? देखो, अब आपके पास में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पर बिजनेस रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, सेम हमें भी चाहिए। बट इंश्योरेंस में कैपिटल थोड़ा ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लेम्स आते हैं। अगर मान लो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है तो हेल्थ के लिए क्लेम्स आएंगे 10 लाख 20 लाख, इतने बड़े बड़े इंश्योरेंस होते हैं तो पैसा तो देना पड़ेगा। एन्युटीज पे करनी होती है, राइट? अगर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, हेल्थ कॉस्ट होती है। बट जो प्रीमियम है आज हमें मिलता है वो आपकी अनसर्टेनिटी यहाँ पर लेटर लेकर आता है क्लेम्स के फॉर्म में। तो इसीलिए कैपिटल की हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ठीक है, चलो कैपिटल एक तो हमें हो गया कि नॉर्मल जो हमारे ऑपरेशंस हैं तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। जो इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर प्रोमिसेस देती हैं, अनसर्टेनिटीज हमें देखने के लिए मिलती है। तो एक तो हमारे पास में यहाँ पर ऑपरेशनल कैपिटल है जिसको हम यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे मान लो कोई दुकान है, ठीक है? अब वो दुकान यहाँ पर क्या करेगी? सामान बेचेगी, तो सामान तो होना चाहिए बेचने के लिए। फिर हो सकता है कि उन्हें एक दो वर्कर्स रखने पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं। तो जो हमें डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें जो पैसा चाहिए वो कहलाता है ऑपरेशनल कैपिटल। तो एक लाइफ इंश्योरर मान लो 1,000 करोड़ का प्रीमियम एक साल में कलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर कि 200 करोड़ का सैलरी, 50 करोड़ के आईटी सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर वगैरह वो यूज कर रहे हैं, फिर मार्केटिंग करते हैं, एजेंट्स होते हैं, तो इनको 150 करोड़ दे दिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास में जो प्रीमियम आ रहा है वो सारे एक्सपेंसेस तो नहीं फुलफिल कर पाएगा। इसीलिए हम अपने क्या करते हैं, अपने शेयर्स बेचते हैं और एक पेड अप कैपिटल यहाँ पर अपने लिए रेस करते हैं, जिसको हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम और क्या देखते हैं? हमारे पास पेड अप कैपिटल क्या होती है? जैसे शेयर्स हमने अपनी कंपनी के बेचे तो यहाँ पर हमें जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने पेड अप कैपिटल दिया, राइट? उन्होंने उसके बदले हमें कुछ पैसा दिया, वो कहलाता है आपका पेड अप कैपिटल। जिनका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए ये वाली डेफिनेशन थी स्पेशली। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो ऑपरेशनल कैपिटल होती है वो ऑनगोइंग बिजनेस एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रही है। फिर आती है आपकी सॉल्वेंसी कैपिटल। सॉल्वेंसी कैपिटल क्या होती है? सॉल्वेंसी का मतलब होता है आपका फाइनेंशियल हेल्थ। क्या होता है सॉल्वेंसी का मतलब? सॉल्वेंसी का मतलब है फाइनेंशियल हेल्थ। तो अब फाइनेंशियल हेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म देखी जाती है और शॉर्ट टर्म। जैसे आप अपने लिए देखोगे, है ना? तो किसी भी इंसान को फीवर वीवर छोटी मोटी बीमारियां होती है तो शॉर्ट टर्म में वो अपनी केयर करते हैं,
है ना। जैसे विंटर्स चल रही हैं तो अब हम यहाँ पर हुडीज पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करनी है, हेल्दी फूड खाना है, डाइट अपनी अच्छी रखनी है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग इनसे दूर रहना होता है। सो ऑल दोस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर ये क्या होता है, हमारा सॉल्वेंसी कहलाता है। तो सॉल्वेंसी कैपिटल क्या हो गई, कैपिटल जो कि यहाँ पर एक्सट्रीम और हमें लेकिन प्लॉजिबल लॉसेस से बचा सकती है। मीनिंग यहाँ पर हमारे पास में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बहुत बड़ा खर्चा आ गया जो कि हमारी कंपनी को यहाँ पर लॉसेस में लेकर जा रहा है, हम किसी एक्सट्रीम लॉस में आ गए हैं, लेकिन उसे कंट्रोल कर पाते हैं इस सॉल्वेंसी कैपिटल के थ्रू। इतना समझ में आ गया। अभी हम थियरी भी पढ़ेंगे, सारा का सारा टर्म्स वगैरह जो आपको एग्जाम में यूज करना होता है वो भी हम समझेंगे। तो चलिए पहले हम लोग अब यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन में, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल जो है वो लाइफ ब्लड ऑफ इंश्योरेंस बन गई। ओके, सम पीपल आर हॉकिंग सो मच ना ऑन द रोड। ओके चलो, तो यहाँ पर एवरी इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेट्स ऑन 2 फाउंडेशनल पिलर्स। कौन कौन से 2 फाउंडेशनल पिलर्स हैं आपके लिए? तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रीमियम इन्फ्लो जो होता है उसमें इमीडिएटली हमें कवर करने हैं क्लेम्स और इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मीनिंग यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इमीडिएटली क्या करने हैं, प्रीमियम इनफ्लोज जो आ रहे हैं हमारे पास में, वो हमारे जो भी क्लेम्स हमारे पास आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, उनको तुरंत तो कवर नहीं करेंगे और छोटा छोटा अमाउंट आता है, इसीलिए हमें पेड अप कैपिटल फंड्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास पेड इन कैपिटल फंड्स जो होते हैं वो डे टू डे ऑपरेशंस, स्टाफ, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, अंडरराइट्स, ठीक है, इन सब में हेल्प करते हैं। तो ग्रोथ इनिशिएटिव जब हमें यहाँ पर लेने होते हैं, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर मार्केट एक्सपेंशन। सॉल्वेंसी कैपिटल अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, कैटास्ट्रोफिक मतलब कि यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस ला सकते हैं, मार्केट क्रैशेस हो सकती हैं, पैंडेमिक्स हो सकते हैं, जो कि ऐसे लॉसेस लेकर आ रहे हैं जो कि एंटिसिपेटेड लेवल से काफी बड़े हैं। मैंने सोचा था 10 करोड़ का लॉस होगा, हुआ 100 करोड़ का। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब खुद को सरवाइव करने के लिए भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में जो सॉल्वेंसी कैपिटल एक बफर हमने बचा कर रखा हुआ है वो काम आता है। इंश्योर करते हैं हम कि जो पॉलिसी होल्डर क्लेम्स हैं वो हमारे तब भी हम मीट कर पाए जब हम एक एक्सट्रीम स्ट्रेस इवेंट को गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में कितने ज्यादा क्लेम्स आए थे। अब ऐसी सिचुएशन में, और हमें ये भी पता है कि उस टाइम पर ज्यादा लोग न्यू हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं ले रहे थे, बाद में लेना शुरू किया था लोगों ने, एकदम से तो इतना छोटा छोटा प्रीमियम आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को भी हम यहाँ पर गो थ्रू कर कर इससे बाहर निकल पाए, इसके लिए सॉल्वेंसी कैपिटल काम आती है। तो एडिक्वेट कैपिटल रिजर्व्स अगर हमारे पास होते हैं तो वो कस्टमर के ट्रस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं, साथ में हमारी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो अच्छी रहती हैं। ऑल्सो हम यहाँ पर जो इंश्योरर हैं, जो कंपनीज हैं, उनके फेलियर्स को यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं। तो रेगुलेटर्स अराउंड द वर्ल्ड ये मैंडेट करते हैं कि भाई इतनी कैपिटल आपको मेंटेन करनी है। जैसे अगर हम बात करें बैंक की, बैंक में करार होता है, सेम आपका इंश्योरेंस के लिए भी करार मेंटेन करना होता है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे इकोनॉमिक एंड मार्केट रेलेवेंस के ऊपर। तो अब यहाँ पर जो रेगुलेटर्स हैं वो इतना केयर क्यों कर रहे हैं कि भाई जो क्लेम्स आपके पास आए वो अनपेड नहीं हो, पॉलिसी होल्डर जो है हमारे, उनका कॉन्फिडेंस ना खत्म हो जाए। अलोंग विद दैट यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंटेजियन स्प्रेड होता है उससे भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उससे बच पा रहे हैं, फाइनेंशियल कंटेजियस सिचुएशन से। तो यहाँ पर रेगुलेटर्स बोल रहे हैं कि भाई मिनिमम कैपिटल आपको मेंटेन करनी है। तो कैपिटल रेगुलेशन कंज्यूमर ट्रस्ट को प्रिजर्व कर रहा होता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेकर आता है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एंड मार्केट रेलेवेंस की। तो जो पॉलिसी होल्डर का कॉन्फिडेंस है वो कैसे बढ़ेगा कि भाई इंश्योरर सॉल्वेंट हो, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, इंक्रीज करते हैं हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होगा कि हम यहाँ पर हमारे अर्बन, रूरल, सबअर्बन, रिमोट एरिया सब जगह लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, इंश्योर करें, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा तरह के इंश्योरेंस दिए जाए। मोटर इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरर फेलियर्स जो है वो हमारे प्रिवेंट होते हैं। हाउस होल्ड सेविंग्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइफ, हेल्थ और पेंशन प्रोडक्ट्स में
पार्क कर देते हैं, जाकर उनको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखो एक इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है थोड़ा सा बता देती हूँ पहले मैं। ये हमारे पास में अलग अलग लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा। जब ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन्होंने किसी कंपनी से खरीदा, लेट अस से ये एक इंश्योरर है, राइट। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल नीवा बुपा का ले लेते हैं। नीवा बुपा एक हेल्थ इंश्योरर है। इन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर जितने भी लोग थे इन्होंने लिया। तो अब ये क्या करेंगे, एक प्रीमियम पे करेंगे। अब ये जब प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ये पैसा जो है यहाँ पर नीवा बुपा ऐसा नहीं है कि अपने अकाउंट में रख लेती है, वो जाकर अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करती है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में कर सकती है, इक्विटी फंड्स में कर सकती है, डेट फंड्स में कर सकती है, हाइब्रिड फंड्स में कर सकती है, और अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर कर अपना एक पोर्टफोलियो बनाती है जहां से इसको रिटर्न्स मिलते हैं। और ये जो रिटर्न्स होते हैं ये किस काम आते हैं, ये यहाँ पर काम आ रहे हैं नीवा बुपा के, कि वो जो क्लेम्स इसको देने हैं, मान लो इनमें से कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिन्होंने क्लेम यहाँ पर लिया, उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कोई ऑपरेशन हुआ, अब इनको क्लेम देना है, राइट। तो अगर मैं बात करूं, मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10,000 का मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम है और 10 लाख रुपए का मुझे क्लेम मिलेगा। ऑल्सो क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है तो मुझे 20 लाख का क्लेम देता है, नीवा बुपा का ही मेरा हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ले रखा है। तो यहाँ पर अब मैं अगर बात करूं, केवल 10,000 में 10 लाख का यहाँ पर मुझे अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, तो इतना पैसा यहाँ पर ये कंपनी कहाँ से लाएगी, ये जो रिटर्न्स इसको अलग अलग एसेट्स के थ्रू मिल रहे हैं, यहाँ से ये इसी में क्लेम को यहाँ पर पे करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो काम करती हैं। तो जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो लाइफ, हेल्थ और पेंशन प्रोडक्ट्स में आपके लग जाते हैं। अब बात करें अगर हम इंश्योरर्स की, तो यहाँ पर वो एक स्टेबल लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देखो हम अलग अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं। जब भी एक कंपनी को पोर्टफोलियो बनाना है, या फिर आप खुद के लिए भी मान लो, आप मानकर चलते हैं 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, ठीक है। अब अगर 1 लाख रुपए आपके पास हैं, तो अब आप उससे कोई प्रॉपर्टी तो खैर नहीं खरीद सकते हो, लेकिन आप फिर भी, चलो मैं ऐसा मानकर चलती हूँ कि आपने रिट्स में पैसा लगा दिया, रियल एस्टेट में, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड्स ले लोगे, आप हो सकता है कुछ यहाँ पर गोल्ड या सिल्वर खरीद सकते हो, साथ में कुछ कंपनीज के शेयर खरीदोगे। अब जब कुछ कंपनीज के शेयर खरीदोगे, उसमें भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप देखोगे, और आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे। तो अब यहाँ पर ना क्या होता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है, मीनिंग जितना ज्यादा रिस्क मैं लूंगी उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांस हैं, ऑफ कोर्स लॉस होने के भी उतने ही चांस होते हैं। तो अब हमारे पास में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो रिटर्न्स कम होते हैं, बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, और रिस्क भी कम होता है। जैसे मान लो 6% का मुझे इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन अगर मैं किसी कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट करती हूँ, तो वो मुझे 12% का यहाँ पर क्या दे रहे हैं, रिटर्न्स दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत आई हैं, जो कि मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ में डर नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे जो इंश्योरर्स होते हैं वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो सिस्टमिक रिस्क होता है फाइनेंशियल सिस्टम में, वो कम हो जाता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब आपको लग रहा होगा ये सिस्टमिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमिक रिस्क यहाँ पर एक हर स्टार्ट रिस्क भी बोलते थे इसको बैंकिंग टर्म्स में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक हर स्टार्ट बैंक था जर्मनी का, जो कि फॉल किया, और उसके फॉल करने की वजह से पूरा बैंकिंग सिस्टम जो था वो फॉल करने लग गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग में से अगर मैंने एक भी ईंट बाहर निकाली, तो माइट भी यहाँ पर वो बिल्डिंग में इस ईंट की पोजीशन ऐसी है कि बाकी पूरी बिल्डिंग भी गिर जाएगी। तो सिस्टमिक रिस्क ये होता है कि अगर आपकी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी इंडस्ट्री में फेल करेगी, तो इसका इम्पैक्ट जो बाकी इंडस्ट्री की कंपनीज हैं उन पर भी पड़ेगा। कुछ तो हैवी लॉस में चली जाएंगी, कुछ पूरी की पूरी ही यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाएंगी। एज सभी इंडस्ट्रीज आपस में लोन्स वगैरह लेकर रखती हैं, तो उनको यहाँ पर अफेक्ट होगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पर सिस्टमिक रिस्क हमारा कम हो गया फाइनेंशियल सिस्टम में, और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। साथ में हम सस्टेनेबल और रेजिलिएंट ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं इंश्योरेंस मार्केट का, जो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ होती है। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पर,
which is risk based capital, the regulatory compass। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिस्क बेस्ड कैपिटल क्या होता है। तो हमारे पास में जितने भी इंश्योरर्स हैं, अब उनके पास में कितना रिस्क है, रिगार्डलेस ऑफ दैट हमें बोला गया था कि आपको कुछ कैपिटल मेंटेन कर रखना है। लेकिन अब ये एक ट्रेडिशनल पुरानी अप्रोच थी। अब ये क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है कि आपको क्या करना है, अपनी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या होती है, नेटवर्थ, ठीक है, अपनी कैपिटल का एक हिस्सा आपको कहीं भी यूज नहीं करना, यू कैन नॉट यूज इट एनीवेयर, यू जस्ट हैव टू पुट इट विद योरसेल्फ। जैसे बैंक्स में सीआरआर एसएलआर रखवाते हैं, ठीक है, करार यहाँ पर मेंटेन करना होता है, तो ये वो पैसा है जो आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर बैंक के बहुत बुरे दिन आ गए तो बैंक यहाँ पर इससे खुद को बचा लेता है। सेम आपका इंश्योरेंस में भी होता है कि आपको कुछ कैपिटल अलग से संभाल कर रखनी है, जिसको आप इर्रिस्पेक्टिव की क्या सिनेरियो है यूज नहीं कर सकते हो, ताकि अगर कोई बहुत बड़ा लॉस आया तो ये कैपिटल आपको इंसॉल्वेंट होने से या बैंकरप्ट होने से बचा लेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में ट्रेडिशनली बोला गया कि सबको सेम कैपिटल बचा कर रखनी है, बट धीरे धीरे ये अप्रोच हमारी चेंज हो गई। अब क्या हुआ, जितना ज्यादा रिस्क आप लेते हो उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं, बट देन उतना ही कैपिटल भी आपको अपने पास बचा कर रखना पड़ता है। आया समझ में। तो यहाँ पर हमारे पास में आरबीसी होता है, जो कि एक मॉडर्न अप्रोच है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा कैपिटल, जितना कम रिस्क उतना कम कैपिटल। तो रिस्क बेस्ड कैपिटल एक रेगुलेटरी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो कि हम ये देखते हैं कि भाई कोई भी पर्टिकुलर, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका साइज क्या है और उसकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, अकॉर्डिंगली उसको इस कैपिटल को बचा कर रखना होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अभी कि हमारे पास रिस्क बेस्ड कैपिटल क्या होता है और हमारे पास में यहाँ पर। अब हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा थियरी, तो देखते हैं सबसे पहले थियरी वाला पार्ट। तो रिस्क बेस्ड कैपिटल क्या है, स्टैट्यूटरी मिनिमम। यहाँ पर इरडाई हमारे पास है इंडिया में रेगुलेटर, जो कि इंश्योरेंस कंपनी की है। तो ये इरडा हमें बताता है कि कितनी कैपिटल आपको मिनिमम अपने पास में रखनी है। इससे ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन इतनी तो रखनी होगी जो कि इंश्योरर के एक्सपोजर के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अलग अलग मेथड्स होते हैं अलग अलग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, जो हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितना कैपिटल इनको यहाँ पर मेंटेन करना होता है। तो एक फ्लैट थ्रेशोल्ड नहीं देकर रिस्क बेस्ड कैपिटल होता है कि भाई साइज क्या है, रिस्कीनेस कितनी है एक इंश्योरर के बैलेंस शीट की। अब आते हैं पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन। पॉलिसी होल्डर कौन होता है, जो कस्टमर होता है इंश्योरेंस कंपनी में। जैसे अगर मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो मैं एक पॉलिसी होल्डर बन गई। हम ये गारंटी करते हैं कि अंडर प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेस सिनेरियोज एक इंश्योरर जो है वो अपने ऑब्लिगेशंस को ऑनर कर पाए। मतलब देखो स्ट्रेस सिनेरियोज क्या होते हैं। अब एक इंश्योरेंस कंपनी है ना, इंश्योरेंस कंपनी में हो सकता है अपना ही बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या कुछ गड़बड़ चल रही है, तो इंश्योरेंस की खुद की कंपनी स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक यहाँ पर होता है मार्केट वाइड हमारे पास में कुछ की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक हो सकता है यहाँ पर कि हमारे बैंक में भी और मार्केट वाइड भी जो मिलकर हमें प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, मीनिंग कि मार्केट में कोई इशू था जिसकी वजह से मेरे बैंक का इशू भी थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, राइट। तो बैंक और मार्केट का कंबाइंड सिनेरियो। तो ऐसे कर ना हमारे पास दो तीन अलग अलग तरह के हम स्ट्रेस सिनेरियोज बनाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास में कितना लॉस हमें हो सकता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं स्ट्रेस सिनेरियोज। अब ऐसी सिचुएशंस में भी क्या हमारे पास में जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके क्लेम को हम यहाँ पर दे पा रहे हैं, ये हमें इंश्योर करना होता है। उनकी ऑब्लिगेशंस को यहाँ पर जो इंश्योरर है उनको अपनी ऑब्लिगेशंस को ऑनर करना होता है। फिर होती है अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर अगर मान लो एक इंश्योरर का जो रिस्क बेस्ड कैपिटल रेशियो था वो डिफाइंड बैंड से कम हो गया, तो रेगुलेटर्स जैसे कि इरडा यहाँ पर स्टेप इन करते हैं और वो एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की बात करते हैं लॉन्ग बिफोर इंसॉल्वेंसी लूम्स। मीनिंग यहाँ पर हमें
रेगुलरली रिपोर्ट करना पड़ता है। क्या रिपोर्ट करना होता है? रेगुलरली रिपोर्ट करना होता है कि हमारे पास में कितना कैपिटल है और क्या हमारी रिस्क प्रोफाइल है, ताकि यहाँ पर जो इंश्योरर्स हैं या जो रेगुलेटर्स हैं वो ये देख पाए कि हमारे पास उतना कैपिटल है जितने में हमारे पास रिस्क है, ताकि अगर यहाँ पर कोई सिचुएशन आ गई तो हम इंसॉल्वेंट नहीं हो। मान लो अब यहाँ पर एक एग्जांपल है ये कि 8% करार या फिर कैपिटल मुझे अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपना मेंटेन कर कर चलना था, लेकिन यहाँ पर मैं केवल 6% कर कर चल रही हूँ। तो ऐसे में जो रेगुलेटर्स हैं, जो एडा है, वो अब मन के पास आएगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगी, पूछेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? अब कोई स्ट्रेस सिनेरियोज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो हमको टाइम देगी कि कितने टाइम में हम एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ले पाए। व्हाट इज करेक्टिव एक्शन? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है कि जैसे ही मुझे कोई प्रॉब्लम पता चली, मैंने टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है मेरा रिस्क को। अगर मुझे कोई भी इशू लगता है तो मैं उसे करेक्ट करूं, ताकि होने वाले लॉस को या तो कम कर पाऊं या तो पूरी तरह से एलिमिनेट कर दूं। तो अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म हमारी कुछ इस तरीके से चलती है। तो क्या क्या कोर कंपोनेंट्स हैं हमारे रिस्क बेस्ड कैपिटल कैलकुलेशन के लिए? सबसे पहले बात आती है एसेट रिस्क की। तो एसेट रिस्क में क्या होता है, क्या गलत जा सकता है? पहले ये समझो कि भाई इंश्योरर ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, मैंने बताया था अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर वो अपनी वैल्यू लूज कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये होगा एसेट रिस्क। तो एक हमारे पास मार्केट रिस्क होता है, जैसे कि मान लो मार्केट सडनली क्रैश कर गया। अब हमारा जो इंश्योरर था उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मानकर चलो अपने 30% जो अपना कैपिटल था वो इन्होंने अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में लगा रखे थे, और पूरा का पूरा ही मार्केट क्रैश कर गया। तो सभी कंपनीज के शेयर्स गिरे, सभी कंपनीज के शेयर गिरे, तो यहाँ पर इनको लेटर से 25% का लॉस एक बार में हो गया। तो ये क्या है? एसेट यहाँ पर रिस्क है, जिसमें कि हमें मार्केट रिस्क फेस करने के लिए मिल रहा है, जहां हमारी जो एसेट्स हैं इनकी वैल्यू शार्पली गिर रही है। तो ऐसे में हमें बोला जाएगा कि अब हमें और ज्यादा कैपिटल मेंटेन कर कर चलनी है, एक हायर कैपिटल चार्ज हमारे ऊपर लग जाता है। अब देखो एसेट रिस्क क्या है? पोटेंशियल एक इंश्योरर की इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी वैल्यू को डिक्लाइन कर जाए, गिर जाए उसकी वैल्यू, या फिर जो बोरोअर्स हैं वो डिफॉल्ट कर जाए। हो सकता है हमने यहाँ पर कॉर्पोरेट के किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में कोई बॉन्ड खरीदा या डिबेंचर खरीदा जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वहां से वो जो बोरोअर था वो डिफॉल्ट कर गया। तो अब यहाँ पर जो इंश्योरर के एसेट्स थे वो अब जो पहले यहाँ पर हमने क्यों यूज किए थे कि इसकी लाइबिलिटीज को बैक कर पाए। देखो एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए लाइबिलिटी क्या होगी? लाइबिलिटीज होंगी जो क्लेम्स इसको पे करने पड़ेंगे इन फ्यूचर, राइट? अब यहाँ पर ये क्लेम्स पे कर पाए इसीलिए तो इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अब इन्वेस्टमेंट की ही वैल्यू गिर गई तो ये क्लेम्स कैसे पे करेंगे? इनके लिए ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, एक चैलेंज आएगा। तो एक सिग्निफिकेंट लॉस अगर हमारे एसेट्स में हो गया तो हो सकता है कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है हमारे इंश्योरर की वो अफेक्ट हो। तो ये जो रिस्क है ये हमने यहाँ पर दो मेन कंपोनेंट्स में रखा है। पहला है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या हो रहा है? यहाँ पर ब्रॉड मूवमेंट्स हमारे मार्केट प्राइसेस में देखने के लिए मिल रही हैं, जिसकी वजह से रिस्क है कि हमें लॉस हो सकता है। अब अगर एक इंश्योरर है तो उनके लिए इक्विटी रिस्क हो सकता है। इक्विटीज क्या है? कि किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, तो जो वैल्यू है स्टॉक होल्डिंग्स की वो फ्लक्चुएट कर रही है सिग्निफिकेंटली मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से। कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी नहीं है, या फिर जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जैसे इन्होंने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करा, वहां से इन्हें फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड कूपन मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था। अगर मान लो मार्केट वैल्यू उस बॉन्ड की ही गिर गई तो यहाँ पर क्या होगा? या फिर मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई तो एक यहाँ पर हमारे पास में जो बॉन्ड्स होते हैं उनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है यील्ड के साथ में।
तो अगर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर बढ़ेंगे तो जो वैल्यू है इंश्योरर के एग्जिस्टिंग लोअर रेट बॉन्ड पोर्टफोलियो की वो गिर जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पर और क्या हो सकता है, क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है। क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क में क्या होगा, क्रेडिट रिस्क हम कहते हैं मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को लोन दिया, वो यहाँ पर मुझे टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट्स या फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनकी जॉब चली गई, जॉब जाने की वजह से अब वो मुझे मेरा पैसा वापस नहीं कर पा रहे। तो ये यहाँ पर मेरे लिए क्या बन गया, क्रेडिट रिस्क बन गया, जहाँ पर काउंटर पार्टी, सामने वाली पार्टी या तो डिफॉल्ट कर जाती है पूरे पेमेंट पर या तो पार्शियल पेमेंट्स पर। तो ये रिस्क यहाँ पर इशूअर जो होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट के, जैसे कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट जिन्होंने इशू किया इस बॉन्ड को, वो अपने प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स को नहीं दे पा रही या प्रिंसिपल्स नहीं वापस कर पा रही या दोनों नहीं कर पा रही मैच्योरिटी पर। तो आरबीसी फॉर्मूला जो होता है वो एक हायर कैपिटल चार्ज यहाँ पर अलाउ करता है टू लोअर क्वालिटी रिस्कियर बॉन्ड्स कंपेयर टू हाई क्वालिटी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, अब आते हैं अंडरराइटिंग रिस्क को। अंडरराइटिंग रिस्क क्या होता है, जब हमारे पास में क्लेम जो है वो हायर देन एक्सपेक्टेड आए। मैंने किसी बहुत यंग पर्सन को यहाँ पर इंश्योरेंस बेचा एंड मेरी उम्मीद थी कि ये जो मैंने इनको इंश्योरेंस दिया है, इस इंश्योरेंस पर क्लेम बहुत लेट ही आएगा, एज ये बहुत हेल्दी हैं, इनके सारे टेस्ट वगैरह अभी हुए हैं और ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। और एक ऑन एन एवरेज इस एज ग्रुप में जो मेरे पास क्लेम्स आते हैं लेट अस से, वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 20,000 रुपीस के आते हैं। बट सडनली जैसे अभी आप देख रहे हैं यंग पीपल में इतने ज्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, सब चीजें हो रही है, तो हमने देखा कि इस तरह की सडनली एक इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन क्राइसिस आती है, जिसकी वजह से ये जो क्लेम 10-20 हजार रुपए तक के मिनिमम होते थे, मैक्सिमम होते थे, अब ये मुझे बहुत सारे अलग अलग लोगों से क्लेम्स की रिक्वेस्ट आ रही है और ये अमाउंट भी हमारी 50,000 तक जा रही है, राइट। तो ये हो गया एक अंडर राइटिंग रिस्क, जहां पर हमारे पास में एवरेज क्लेम कुछ और था, एक्चुअल क्लेम कुछ ज्यादा ही हो गया। तो जो प्रीमियम हमने कलेक्ट करे वो इनसफिशिएंट हो गए। ठीक है, या फिर हमारे पास एक रिजर्व रिस्क हो सकता है। मान लो मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ, तो रिजर्व्स हमने 5 लाख के बनाए, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर 20 लाख रुपए का अवार्ड कर दिया। तो ऐसे में हमें यहाँ पर ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो एक बार देख लेते हैं अंडर राइटिंग रिस्क क्या है, कि इंश्योरर का जो एक्सपीरियंस है क्लेम्स के साथ में या पॉलिसी होल्डर के बिहेवियर के साथ में, वो वर्स हुआ, बुरा हुआ देन जो उन्होंने अज्यूम किया था जब उन्होंने पॉलिसी की प्राइसिंग की और उनको बेचा। तो अगर जो प्रीमियम्स और रिजर्व्स यहाँ पर उन्होंने अपने पास तो कैपिटल रिजर्व्स रखे हुए थे और जो प्रीमियम्स कलेक्ट करे वो इनसफिशिएंट होते हैं, तो इंश्योरर को एक लॉस सफर करना पड़ता है। तो दो प्राइमरी ड्राइवर्स हमारे पास हैं। पहला है प्रीमियम रिस्क। प्रीमियम रिस्क क्या है, कि जो फ्यूचर क्लेम्स हैं, जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमने एक ग्रुप ऑफ लोगों से कलेक्ट करी थी, ठीक है, वो यहाँ पर और जो इनके क्लेम्स आ रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा बैलेंस यहाँ पर मिसबैलेंस हो गया है। अब वो जो क्यों हुआ है वो डिसबैलेंस, वो डिसबैलेंस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम बहुत कम कलेक्ट करा है एज कम्पेयर टू जो क्लेम्स आ रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है, या तो हमने प्राइसिंग गलत की या तो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो गए, जैसे मैंने आपको हार्ट अटैक्स वाला एग्जांपल दिया। तो जो इनिशियल अजम्पशन था क्लेम्स की फ्रीक्वेंसी के बारे में या सीवियरिटी के बारे में, वही हमारे गलत थे। हमने ही कुछ गलत कर दिया, यहाँ पर जो हमने मॉडल्स यूज किए, जो कैलकुलेशन की, जो अजम्पशंस रखे डेटा के, वो गलत हो गए। या तो फिर प्रॉपर्टी या कैजुअलिटी इंश्योरेंस जो होते हैं उनके लिए हम देखते हैं कि इवेंट जैसे हरिकेन्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए या वाइड स्प्रेड वाइल्ड फायर्स हो गई, तो एक मैसिव नंबर ऑफ क्लेम्स साइमल्टेनियसली यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं वो देखते हैं कि एक पैंडेमिक हमारे लिए कैटास्ट्रॉफिक इवेंट बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमारे पास आता है रिजर्व रिस्क। रिजर्व रिस्क में क्या होगा, हमने कुछ फंड्स अपने पास कुछ कैपिटल अलग से बचा कर रखी हुई थी, तो यहाँ पर फंड्स आर सेट असाइड फॉर क्लेम, लेकिन वो जो क्लेम्स थे वो ऑलरेडी अक्कर हो चुके थे, लेकिन हम सेटल नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व्स थे वो इनएडिक्वेट थे। तो मान लो एक लॉन्ग टेल लाइबिलिटी क्लेम था
जैसे कि यहाँ पर मेडिकल मैल प्रैक्टिस, जिसमें ईयर्स लग गए सेटल करने में और जो फाइनल कॉस्ट थी वो बहुत हायर थी देन द इनिशियली एस्टिमेटेड, एज इन्फ्लेशन हो गया या फिर अनएक्सपेक्टेड लीगल आउटकम यहाँ पर आए। तो ये होता है रिजर्व रिस्क। फिर आते हैं क्रेडिट रिस्क में। अब यहाँ पर हमारे पास में डिफॉल्ट रिस्क जो था इन्वेस्टेड एसेट से, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। इसे हम बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इंश्योरर के साथ में मीट नहीं कर पाई। तो इंश्योरर की खुद की इन्वेस्टमेंट से ये नहीं आ रहा, लेकिन फ्रॉम इट्स बिजनेस रिलेशनशिप्स ये उसको रिस्क फेस करने के लिए मिल रहा है। मतलब यहाँ पर ये रिस्क है कि जो इंश्योरर है, ठीक है, अदर्स लोग उनको पेमेंट नहीं कर रहे। तो री इंश्योरेंस रिस्क में इंश्योरर ने मान लो 1000 करोड़ के क्लेम्स पे करे। अब जो री इंश्योरेंस कंपनी थी, री इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देती है। तो री इंश्योरर ने यहाँ पर रीइंबर्समेंट जो है 1000 करोड़ में से केवल 600 करोड़ का किया और वो खुद डिफॉल्ट हो गए। तो ऐसे में इंश्योरर जो हैं उनके पास लिक्विडिटी भी नहीं होगी और सॉल्वेंसी स्ट्रेस भी उनको फेस करना पड़ेगा। आगे समझ में? तो री इंश्योरेंस क्या होता है, मैंने आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस की जो क्लास कराई है वहां पर आप इसे देख सकते हो, बट एक बार समझा देती हूँ। तो री इंश्योरेंस में मैं ए हूँ जिसने खुद को इंश्योर करा, कैसे, यहाँ पर नीवा बूपर से हेल्थ इंश्योरेंस खरीद कर। फिर हमारे पास एक आती है जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नीवा बूपा ने इससे खुद के लिए री इंश्योरेंस करा लिया, राइट। तो यहाँ पर अगर नीवा बूपा के पास कोई दिक्कत आएगी तो जीआईसी उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मुझे नीवा बूपा ने दिया। तो अगर इंश्योरर्स यहाँ पर जो री इंश्योरेंस बाई करते हैं ताकि अपने रिस्क को ट्रांसफर कर सकें, और एक मेजर इवेंट हुआ जिसमें कि जो प्राइमरी इंश्योरर था उसने क्लेम दिया, जैसे नीवा बूपा ने मान लो यहाँ पर 100 करोड़ के क्लेम दिए, और फिर ये रीइंबर्समेंट किससे लेते हैं, जीआईसी से। मान लो इनको यहाँ पर कम से कम 80 करोड़ का रीइंबर्समेंट तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन मिला केवल लेटर से 40 करोड़ का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर रीइंबर्समेंट्स नहीं हो पाई और ये जो क्रेडिट रिस्क है ये बहुत बड़ा डेंजर बन जाता है, क्योंकि हमारा री इंश्योरर ही इंसॉल्वेंट हो गया, अदरवाइज वो पे नहीं कर पाया जो वो ओ कर रहा है, जिसकी वजह से नीवा बूपा जो है उसके पास में लिक्विडिटी नहीं होगी, इनफ कैश नहीं होगा और उसकी सॉल्वेंसी पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। प्रीमियम्स रिसीवेबल, अब हो सकता है जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो रिन्यू नहीं कर रहे अपनी पॉलिसीज को, एजेंट्स या फिर ब्रोकर्स जो हैं वो रेमिट नहीं कर पा रहे हैं प्रीमियम पेमेंट्स जो कि वो ओ करते हैं टू द इंश्योरर। इसके अलावा अदर काउंटर पार्टीज में हमारे पास अगर पार्टीज जो हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में हम डेरिवेटिव्स करते हैं, यहाँ पर फाइनेंस वाला एक बार क्लास देख लेना डेरिवेटिव्स का, उससे भी समझ सकते हो। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मान लो यहाँ पर मेरे शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं और मैंने एक फ्यूचर खरीदा है, शेयर्स खरीदे, मुझे उम्मीद है कि ऊपर जाएंगे इसीलिए खरीदे, मैंने एक फ्यूचर ले लिया जिसमें कि प्राइसेस अगर नीचे जाएंगे तो ओवरऑल मुझे क्या होगा, यहाँ पर मान लो प्राइसेस मेरे शेयर्स के नीचे गिरे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर फ्यूचर जो है वो प्रॉफिट देगा और मेरे शेयर्स लॉस दे रहे हैं तो ओवरऑल लॉस मेरा कम होता है। तो ये होते हैं डेरिवेटिव्स जो कि हमें रिस्क प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और अगर यहाँ पर जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो भी फॉलो नहीं किए गए, मुझे लॉस हो गया, तो ये भी हमारे पास में क्रेडिट रिस्क या फिर काउंटर पार्टी रिस्क के अंडर आता है। मोर इम्पोर्टेंटली मैं इसे काउंटर पार्टी रिस्क बोलूंगी, एज यहाँ पर ये हमें सामने वाली पार्टी की वजह से रिस्क फेस करने के लिए मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका मार्केट रिस्क का पार्ट होता है, क्रेडिट रिस्क का पार्ट नहीं होता, एक तो ये याद रखना। अब देखते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। तो ये हमारा लाइबिलिटी फोकस्ड होता है, लाइफ और एन्युटी इंश्योरेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो इंटरेस्ट रेट्स हमारे गिर रहे हैं, इंश्योरर ने 6% के गारंटीड रिटर्न्स देने की बात की, है ना, लेकिन जो मार्केट रेट थे वो 4% हो गए। अब यहाँ पर इंश्योरर ने बोला कि 6% का आपने जो हमारे पास में इंश्योरेंस करवाया है उस पर हम आपको 6% की गारंटीड रिटर्न्स देंगे। मार्केट इंटरेस्ट रेट हो गए 4%। अब इंश्योरर ने जहां इन्वेस्ट करा वहां से जो इसको इंटरेस्ट इनकम मिली वो इंटरेस्ट इनकम इसकी थी 4%। जो इंटरेस्ट ये पे कर रहा है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल 4%, इंटरेस्ट पेबल 6%, तो 2% का लॉस हो रहा है। ये कहलाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क।
जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एसेट वैल्यूज को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉस हो रहा है फ्रॉम अ मिसमैच बिटवीन इंश्योरर का एसेट और उसकी लाइबिलिटीज। एसेट क्या था उसके लिए? एसेट था जो रिटर्न्स उसको मिल रहे हैं, लाइबिलिटीज जो उसको क्लेम्स यहाँ पर पे करने हैं या रिटर्न्स पे करने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिग्निफिकेंट रिस्क होता है लाइफ और एन्युटी इंश्योरर्स के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सेंसिटिव ऑब्लिगेशंस रखते हैं। एसेट लाइबिलिटी मिसमैच क्या होता है? देखो, जब मैं बोलूंगी एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, तो यहाँ पर मैं उन एसेट्स और उन लाइबिलिटीज को साथ में रखती हूँ जिनका यहाँ पर मेच्योर होने का जो टाइम बचा हुआ है वो सेम है। तो यहाँ पर हम अलग अलग बकेट्स बनाते हैं, उन बकेट्स में हम उन एसेट्स को लाइबिलिटीज को रखते हैं जो कि सेम टाइम पर मेच्योर होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंश्योरर है जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल एक लाइफ एन्युटी जो कि 30 साल के लिए यहाँ पर पेमेंट करेगी, और एक शॉर्टर टर्म एसेट है इनके पास में। देखो कैसे होगा, यहाँ पर मैंने एक क्लेम जो है क्या करना है, मैंने कुछ यहाँ पर प्रीमियम कलेक्ट करा है और 30 साल के लिए मैं इनको रिटर्न्स देने वाली हूँ, राइट। और यहाँ पर मेरे पास में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की है जिससे कि मुझे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने की है फॉर एग्जाम्पल केवल 5 साल के लिए। तो 5 साल के एसेट से जो रिटर्न्स मुझे मिलेंगे, उन रिटर्न्स से मैं अपनी लाइबिलिटीज को फंड कर रही हूँ। 5 साल मुझे मैंने एक जगह इन्वेस्ट किया, वहां से जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं, उन रिटर्न्स से जो लाइबिलिटीज के थ्रू मैं इंटरेस्ट पे करूंगी अपने इंश्योर्ड पर्सन को, जो अपना क्लाइंट है, उसकी इन लाइबिलिटीज को फंड कर रही हूँ। अब यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर जाते हैं और इंश्योरर को री इन्वेस्ट करना है मेच्योरिंग एसेट्स में न्यू और लोअर रेट्स पर, मान लो 5 साल खत्म हुए, 5 साल के बाद में 6th ईयर में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उस टाइम तक मार्केट रेट केवल 4% चल रहे थे, जहां मेरे को 6% का ही इंटरेस्ट पे करना था। तो जब 6th ईयर से मुझे 2% का सीधे सीधे लॉस हो रहा है, तो ये हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो इनसफिशिएंट हो जाएगी कि जो गारंटीड पेमेंट्स है मैं उन्हें कवर नहीं कर पाऊंगी। आ गया समझ में? एक और बार समझा देती हूँ। एसेट्स मेरे लिए एज एन इंश्योरेंस कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने कर रखी हैं, क्योंकि मुझे इन इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स रिसीव हो रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगी। लाइबिलिटी मेरे लिए हो गई जो पैसा मुझे अपने क्लाइंट को वापस देना है, और यहाँ पर मैंने एक फिक्स्ड रेट पर इनको 6% का इंटरेस्ट गारंटी किया है। अब यहाँ पर जो मेरा एसेट है वो तो 5 साल में मैच्योर हो रहा है, मतलब जो मान लो मैंने एक एफडी की है और एफडी मेरी यहाँ पर 8% पर 5 साल के लिए है, 5 साल बाद मैच्योर हो जाएगी, फिर मुझे री इन्वेस्ट करना है। अब जब मैं री इन्वेस्ट करने गई तो वो रेट मुझे केवल 4% मिल रहा था, जबकि यहाँ जो पेमेंट मुझे अपने क्लाइंट को करनी है ये तो 30 साल के लिए 6% ही है, मीनिंग 5 साल बाद भी मुझे 6% ही इंटरेस्ट देना है, तो मुझे यहाँ पर 2% का लॉस हो रहा होगा। और ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा 2% दिखाया है, एक पूरा पोर्टफोलियो समझो 100 करोड़ का एसेट का है और 100 करोड़ का लाइबिलिटीज का है, तब हमें कितनी दिक्कत आएगी। फिर आता है डिसइंटरमीडिएशन रिस्क। अब डिसइंटरमीडिएशन रिस्क में क्या होगा, जो रेट्स हैं वो बहुत शार्पली बढ़ गए और पॉलिसी होल्डर्स जो थे वो पॉलिसीज को सरेंडर कर जाते हैं, इंश्योरर्स को यहाँ पर बॉन्ड्स जो है वो लॉस पर बेचने पड़ते हैं। तो अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स एकदम शार्पली बढ़े तो पॉलिसी होल्डर्स जो कि कैश वैल्यू प्रोडक्ट्स रखते हैं जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस या फिर यहाँ पर फिक्स्ड एन्युटीज, ठीक है, वो इंसेंटिवाइज करेंगे और सरेंडर कर देंगे अपनी पॉलिसीज। देखो, मान लो आज यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 6% है, ठीक है, तो मैं सोचूंगी ठीक है इंश्योरेंस वाला मुझे 7% दे रहा है ऑन अ रेट, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा, अब सडनली मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट थे वो 10% हो गए, मैं यहाँ 7% वाले में क्यों इन्वेस्टमेंट कर कर रखूंगी, मैं क्या करूंगी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालूंगी यहाँ से पॉलिसी से, और कहीं मार्केट में किसी और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दूंगी जहाँ से 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसे बोलते हैं डिसइंटरमीडिएशन यहाँ पर। अब ऐसे में मार्केट इंटरेस्ट जब आपके शार्पली बढ़े
तो जो वैल्यू हमारी कैश वैल्यू प्रोडक्ट्स थे, पॉलिसी होल्डर्स वहां से पैसा निकाल कर कहीं और री इन्वेस्ट कर देंगे, जहां पर उनको क्या हो रहा है, हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं। इससे जो इंश्योरर हैं वो सेल करेंगे एसेट्स को एट अ लॉस। इंश्योरर्स क्या कर रहे हैं, अपने एसेट्स को ने एक लॉस पर बेचना पड़ेगा। और क्योंकि मार्केट वैल्यू, जब बॉन्ड प्राइस मैंने क्या बताया कि आपकी गिरेगी अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो अभी नहीं, यहाँ पर इन बॉन्ड्स को अगर सेकेंडरी मार्केट में बेचना है तो इनकी वैल्यू गिर चुकी होगी, जिसकी वजह से इनको लॉसेस और ज्यादा हो जाएंगे। देन आता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है, मेरा स्टाफ वेरी वेल ट्रेन नहीं है, उनको रूल्स नहीं पता, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस नहीं हो रहे, कोई बाहर से फ्रॉड हो गया, कोई मैनेजमेंट में ही फ्रॉड कर कर आ गए, यहाँ पर हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर ऐसी आ गई। तो ऑपरेशनल रिस्क हमारा इनएडिक्वेट या फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल या सिस्टम्स की वजह से होता है। मान लो यहाँ पर मेरे सर्वर्स ही अच्छे से काम नहीं कर रहे, मेरे सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं है, या फिर किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास में नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी हम कैरी कर कर चलेंगे, ठीक है, कंसीडर कर कर चलेंगे। तो पीपल लॉस अगर ह्यूमन एरर की वजह से हो रही है, एम्प्लॉइज के फ्रॉड की वजह से हो रही है, एम्प्लॉइज वेरी वेल ट्रेन्ड नहीं है, उनका मिसकंडक्ट है कस्टमर के साथ में, कस्टमर छोड़ के चला गया, या फिर इनसफिशिएंट ट्रेनिंग है। प्रोसेसेस में यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स थे, हमने डिसाइड किया था कि पर्टिकुलर सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो सेक्टर ही गिर गया, ठीक है, या फिर जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज थी वो अच्छे से यहाँ पर फॉलो नहीं की गई। तो हमारे पास में यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं थे, जो अंडर राइटिंग्स या क्लेम प्रोसेसिंग हमने प्रोसीजर्स अपनाए वो उनमें फ्लॉज थी, बिजनेस डिसीजंस हमारे अच्छे नहीं थे, या जो फाइनेंशियल मॉडलिंग हमने की जैसे रिस्क कैलकुलेट करना या प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी, वो हमारे सही नहीं थे। तो ये सब किसका हिस्सा है, ऑपरेशनल रिस्क का हिस्सा है। सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। तो जब आईटी सिस्टम फेलियर हमारा हुआ या डेटा ब्रीच हो गया तो कस्टमर का सारा ट्रस्ट चला जाता है। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो बहुत होता है। साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर बग्स आ गई, टेलीकम्युनिकेशन डिसरप्शन हो गया, या फिर कोई एक्सटर्नल इवेंट हो गया जिसकी वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लॉसेस होते हैं फ्रॉम इवेंट्स आउटसाइड द कंपनीज कंट्रोल, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या फिर मेजर चेंजेस हमारे रेगुलेशन में। तो ये सब हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, ऑपरेशनल रिस्क लेकर आते हैं। ये था हमारा आज के लिए पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यहाँ पर इंडियन रिस्क बेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगी, किस तरीके से जो कैपिटल है हमें रिस्क के हिसाब से मेंटेन कर कर चलना होता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को बता सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, या एटलीस्ट उन्हें बता सकते हो कि आरपी एकेडमी पर फ्री वीडियोस मिलती हैं। ऑल्सो यहाँ पर हमारे कोर्सेज भी बहुत चीपर रेट्स में होते हैं, ठीक है। कुछ डाउट है तो कमेंट कर कर पूछ सकते हो, एंड इसके अलावा कुछ और भी चीजें चाहिए तो बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी एडा से रिलेटेड या फिर कोई और कोर्स से रिलेटेड। ऑफकोर्स थोड़ा स्लो रहेंगे हम लोग क्योंकि अभी दो एग्जाम्स कवर कर रहे हैं, बट फिर हमारी स्पीड गेन हो जाएगी वंस हमारा 24 फेब का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।